हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिकरेंट एबॉर्शन या फिर इसी को हम दूसरा नाम देते हैं दैट इज़ हैबिचुअल एबॉर्शन। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हम किसी भी मरीज़ में रिकरेंट एबॉर्शन या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन कब बोलेंगे। तो अगर कोई फीमेल है, उसकी 3 प्रेगनेंसी या फिर 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी लगातार एबॉर्ट कर रही है, वो भी 28 हफ्ते के ड्यूरेशन से पहले, 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी से होने से पहले उसका बच्चा बार बार एबॉर्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन या फिर रिकरेंट एबॉर्शन। जिस मरीज़ की 3 या 3 से ज़्यादा लगातार प्रेगनेंसी 28 हफ्ते से पहले पहले एबॉर्ट कर जाती है, इस टाइप के एबॉर्शन को हम बोलते हैं रिकरेंट एबॉर्शन या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ को हम हमेशा जो भी कॉजेज़ होते हैं एबॉर्शन के, उसको 2 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ और सेकंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी फीमेल में बार बार हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है या फिर रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉजेज़ होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा अबॉर्ट कर सकता है, या फिर हार्मोनल कॉजेज़ है, इन्फेक्शन है जो कि रेयर कॉज होता है, इनहेरिटेड कोई कॉज है, इम्यूनोलॉजिकल कॉज है, या फिर मिसलेनियस कॉज है। अगर ये सब दिए गए कॉजेज़ में से कोई भी एक कॉज होगा, उसकी वजह से मदर में बार बार रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा। इसके बाद आता है सेकंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़, कि अगर कोई मरीज़ को बार बार सेकंड ट्राइमेस्टर में वो अबॉर्ट कर रही है, तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, मतलब यूट्रस की कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से उसका बच्चा बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट करेगा, या फिर ऑटो इम्यून फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम एक एक करके सबके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका कॉज आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, बच्चा कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला है, चाहे ऑटोसोमल ट्राइजोमी हो, चाहे सेक्स क्रोमोसोम मोनोसोमी हो, या फिर पॉलीपोलाइडी हो, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल मेल या फीमेल का जो पैटर्न होता है 46XX या 46XY ना हो के कुछ और हो जाए, 46X हो जाए या 46XXY हो जाए, मतलब कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाए जो नॉर्मल हमारा पैटर्न है उससे हट जाए, तो वो बच्चा इटसेल्फ अबॉर्ट कर सकता है। या फिर जो फादर है उसमें कोई दिक्कत हो, फादर का जो स्पर्म है उसमें बैलेंस ट्रांसलोकेशन वाला केस हो। बैलेंस ट्रांसलोकेशन वाला क्या केस होता है, मतलब जो स्पर्म है जो जाके फ्यूज़ कर रहा है ओवम के साथ और जाइगोट बना रहा है, उस स्पर्म में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, तो फादर में जो स्पर्म है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला है, उसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकती है। ये 2 कॉजेज़ हो गए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ वाले। इसके बाद कुछ हार्मोनल कॉजेज़ आते हैं, और ये हार्मोनल कॉजेज़ जो होंगे मदर में होंगे। मदर में हार्मोनल कॉजेज़ होने की वजह से बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर सकता है। वो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर सकता है। मदर डायबिटिक है तो उसका बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर सकता है। ल्यूटियल फेज डिफिशियंसी है, ल्यूटियल फेज डिफिशियंसी का मतलब होता है प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन जितना सिक्रीट होना चाहिए था उतना सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर है, मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल कभी बैलेंस्ड नहीं रहता इस मदर में, हमेशा प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसी फीमेल का बच्चा भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल के अबॉर्ट कर सकता है। तो ये हो गए हार्मोनल कॉजेज़। इसके बाद आते हैं कुछ इन्फेक्शंस। अगर मदर में इन सारे ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन है तो उसका बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर सकता है। वो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, वो इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर मदर को टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है तो बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर सकता है। या फिर माइकोप्लाज्मा होमिनिस का इन्फेक्शन है, या फिर यूरिया प्लाज्मा यूरिलिटिकम का इन्फेक्शन है मदर को, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स का इन्फेक्शन है मदर को, ब्रुसेला का इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, सिफिलिस का इन्फेक्शन है। अगर ये दिए गए इन्फेक्शंस में की लिस्ट से कोई भी इन्फेक्शन अगर मदर को है तो उसका बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल के अबॉर्ट कर सकता है। फिर कुछ इनहेरिटेड कॉजेज़ आते हैं, जिसमें आता है प्रोटीन सी रेजिस्टेंस। प्रोटीन सी रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ हाइपर कोगुबल स्टेट हो जाती है, हाइपर कोगुबिलिटी ब्लड की बढ़ जाती है,
तो इसकी वजह से क्या होता है, अगेन प्लेसेंटा में थ्रोम्बोसिस होने लगती है। अब जब प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस होने लगती है तो बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होने लगती है और बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर हाइपर होमोसिस्टिनीमिया वाला केस है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ आएगा, ब्लड हाइपर कोगुबल हो जाएगा, और जब ब्लड हाइपर कोगुबल हो जाएगा तो प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स में क्या होने लगेगा, थ्रोम्बोसिस होने लगेगा, जिसकी वजह से बच्चा प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। प्लेसेंटा में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो बच्चे तक ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी, तो इसकी वजह से बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर सकता है। तो ये हो गए कुछ इनहेरिटेड कॉजेज़। इसके बाद आते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़। अब वो इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, HLA वाला मान लो केस है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA वाला केस है, या फिर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ वाला केस है जिसको हम एप्ला भी बोलते हैं, या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस वाला केस है, तो मदर का बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अगर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वाला केस है या फिर HLA वाला केस है तो यहाँ क्या दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्रेगनेंसी क्या होती है, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट होती है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट ना होके बॉडी में क्या होता है, जैसे वो प्रेग्नेंट होती हैं बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जाग जाता है और वो बच्चे को फॉरेन बॉडी समझ के बच्चे को रिजेक्ट कर देता है। तो अगर ऐसा केस है, HLA वाला केस है, तो वहाँ बच्चे को बॉडी रिजेक्ट कर देगी और वो बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, अगर एंटी फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज़ वाला केस है, एप्ला वाला केस है, तो यहाँ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है प्लेसेंटा ब्लड वेसल्स के खिलाफ, और वो क्या करती है, प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स में जाके थ्रोम्बोसिस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी शुरू हो जाती है, प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और बच्चे तक ब्लड जो पहुंच रहा था वो कम पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस वाला केस है, तो उस मदर का भी बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। अब आते हैं कुछ मिसलेनियस कॉजेज़, जिसमें क्या क्या आता है, अगर मदर लंबे समय से क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन है, मदर को मरीज़ लागर है, कमज़ोर है, तो ऐसी मदर में उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर मदर एनीमिक है, उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। मदर को लंबे समय से कार्डिक या रीनल डिजीज़ है, उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर जो मदर है उसमें कोई एब्यूज़िव आदत है, जैसे कि स्मोकिंग की आदत है, लंबे समय से चेन स्मोकर है मरीज़, या फिर अल्कोहल एब्यूज़ ज़्यादा है, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा लेती है, तो इस मरीज़ का भी बच्चा अबॉर्ट कर सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़। सेकेंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आती है यूट्राइन एनोमलीज़, मतलब जो यूट्रस है अगर वो ठीक से नहीं बना है, यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। जिसमें सबसे पहले आती है कंजेनाइटल एनोमलीज़, मतलब जब यूट्रस बन रहा था तो वो ठीक से नहीं बना, सिंस बर्थ प्रॉब्लम है मदर को, तो उसका बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के अबॉर्ट कर सकता है। वो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो सबसे पहले आता है हाइपोप्लेजिया, मतलब जो यूट्रस की मसल्स है वो कम है, पतली दुबली है, पतली सी है, थिन सी मसल है, तो उसकी वजह से बच्चे को वो होल्ड नहीं कर पाएगा यूट्रस और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस है तो बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। सेप्टेट यूट्रस है, मतलब जो यूट्रस की कैविटी है, यूट्राइन कैविटी, उसमें बीच में सेप्टम पड़ा हुआ है, तो अगर इस टाइप का यूट्रस है तो बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर सकता है। या फिर यूट्रस की जो कैविटी है उसके बीच में एडिशंस बने हुए हैं, साइनेकिया बनी हुई है, एशरमैन सिंड्रोम वाला केस है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है, मतलब सर्विक्स बच्चे को होल्ड नहीं कर पा रही है, या सर्विक्स की जो नॉर्मल लेंथ होती है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, उससे कम सर्विक्स है, उससे छोटी सर्विक्स है, आई एम सो सॉरी, तो ऐसा बच्चा अबॉर्ट कर सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के। या फिर जो यूट्रस है उसमें फाइब्राइड हो रखा है, उसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर जो मदर है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी है, ठीक ठाक अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। या फिर डिवाइडेड यूट्राइन आर्टरी वाला केस है। अब डिवाइडेड यूट्राइन आर्टरी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो यूट्रस को दो आर्टरीज, यूट्राइन आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं,
वो ठीक ठाक अमाउंट में ब्लड सप्लाई यूट्रस को नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस को ठीक ठाक ब्लड नहीं मिल पाता है और ना ही प्लेसेंटा को ब्लड मिल पाता है और ना ही बच्चे को ब्लड मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के अबॉर्ट कर सकता है। इसके बाद आता है ऑटो इम्यून कॉज, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट करा सकता है, जिसमें आता है एप्ला, एंटी फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज़ वाला केस। तो अगर मदर में एंटी फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज़ वाला केस है, जहाँ थ्रोम्बोसिस हो जा रही थी प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स में और जिसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर जा रहा था, तो अगर एंटी फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज़ वाला केस है तो इस केस में भी बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। थैंक यू एवरीवन। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।